जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री इन वन वीडियो। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे संपूर्ण प्राचीन इतिहास की। एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट करना है। इसमें वही फैक्ट होंगे, वही जानकारी होगी जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपकी एचपी पुलिस के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, पटवारी के लिए, जेल वार्डर के लिए, फिर आपका जिस एग्जाम में आपकी हिस्ट्री आएगी, चाहे इंडियन जीके आएगी, उन सभी एग्जामों के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका एचपीपीएससी का कोई भी पेपर हो, एचपीपीएससी का कोई भी पेपर हो, कोई भी पेपर चाहे एचएएस क्यों ना हो, आपको रिवीजन के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। जिसमें हम बात करेंगे अभिलेख क्या होते हैं, जिसमें मूर्तियों का क्या रोल है हिस्ट्री में, ये वाला पोस्टर क्यों लगाया है, एक सीरियल आया था सिकंदर और पोरस का, इनकी क्या कहानी थी, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन वंश, अशोक, बुद्ध, जैन, सभी के बारे हम बारी बारी डिस्कशन करेंगे। देन क्या है ये पिक्चर आई थी आपकी पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर। अक्षय कुमार जी ने रोल अदा किया था पृथ्वीराज चौहान का। देन चंद्रवरदाई, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। समझ गए? सबसे पहली बात आती है इतिहास होता क्या है। इतिहास शब्द का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। देखिए, इतिहास जो है ना, इसका मतलब होता है कोई भी चीज ऐसी ही थी, मीन्स इतिहास, ऐसा ही था, ऐसा ही था। और हमें इस चीज को कोई भी त्रोड़ मरोड़ नहीं करना है, हमें इस चीज को ऐसे ही पढ़ना है। इतिहास का ये अर्थ होता है। आप देख सकते हो, आप जान सकते हो, जितना भी हमने प्राचीन इतिहास पढ़ा है, जितना भी हमने मेडिवल इतिहास पढ़ा है, जितना भी हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, उन सभी को हम ज्यों के त्यों पढ़ते हैं। जो भी फैक्ट हमें पहले के पता है, हमें वही लर्न करने पड़ते हैं। हम इसमें चेंजेस नहीं करते हैं। इतिहास का मतलब होता है ऐसा ही था। समझ गए? अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका, इतिहास के पिता कौन थे? इतिहास के पिता कौन थे? तो नाम जान लो, हेरोडोटस, हेरोडोटस। ठीक है, इस प्रकार की जो पिक्चर है इनके सामने आती है। यहां तक पहली स्लाइड में दो क्वेश्चन क्लियर हुए या नहीं हुए, बता दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इतिहास, मैंने क्या बोला? सबसे पहले आज की वीडियो में हम कंप्लीट कर रहे हैं प्राचीन इतिहास, फिर आपकी वीडियो आएगी मेडिवल हिस्ट्री या मध्यकालीन इतिहास, फिर आपकी वीडियो आएगी आधुनिक इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, कार्यकाल देख लीजिए, कहां से कहां तक कौन सा इतिहास है। यदि हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो ये मानव के आगमन से लेकर, मीन्स जब मानव का अस्तित्व आया था तब से लेकर 8वीं शताब्दी तक है। ठीक है, और कुछ इतिहासकार 700 ईसा से लेकर 800 ईस्वा तक मानते हैं प्राचीन इतिहास। समझ गए? इस काल में ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य के बारे में पता चला था हमें। समझ गए? देन दूसरे नंबर पर है, इतिहास को आप डिवाइड कर सकते हो मेडिवल हिस्ट्री के रूप में। कहां से कहां स्टार्ट होती है? 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है या अटैक होता है, तब से स्टार्ट होती है और कहां तक चलती है? प्लासी के युद्ध। यही युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध था, यहां से अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हो चुका था। और कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं, जो मुगल हिस्ट्री के लास्ट पावरफुल रूलर थे, औरंगजेब, इनकी मृत्यु तक ये मेडिवल हिस्ट्री मानते हैं। देन तीसरा पार्ट है हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री, या फिर इसे आप आधुनिक इतिहास भी बोल सकते हैं। 1757 से लेकर जो प्लासी की बैटल हुई थी, यहां से लेकर
1947 तक और कुछ इतिहासकार 1964 तक मानते हैं, क्योंकि 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। समझ गए? या इनका शासन खत्म हुआ था। यहां तक कई इतिहासकार मॉडर्न हिस्ट्री मानते हैं। हुई बात क्लियर? चलें नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब बात आती है हम इतिहास को कैसे जान सकते हैं। इसके लिए हमारे पास पहला स्रोत होते हैं पुरातात्विक स्रोत, दूसरे होते हैं बुक्स वाले साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन आता है? पहला है हमारा अभिलेख। अब बात आती है, हम पढ़ लेते हैं, रट्टा चढ़ा लेते हैं कि अभिलेख 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 लर्न करना है, बट एक्चुअल में होता क्या है अभिलेख? देखिए, इस प्रकार से पुराने जमाने में पोल हुआ करते थे, ठीक है, बड़े बड़े पोल हुआ करते थे और पोल में कुछ ना कुछ वो राजा अपने बारे में लिख दिया करते थे, ठीक है, लिख दिया करते थे अपनी भाषा में। जैसे ये जो अभिलेख है ये कहलाता है आपका अशोक कालीन अभिलेख, ठीक है, जिसमें अशोक के बारे में लिखा है। समझ गए? देन दूसरा सोर्स है पुरातात्विक का सिक्के। सिक्के ऐसे दिखते थे जिसमें एक ऐसा और सिक्योर वाला सिक्का हो सकता था, सर्कल वाला हो सकता था, इसमें राजाओं की प्रतिमा दिखाई पड़ती थी सिक्कों पर। अब तीसरा है स्मारक। स्मारक सभी को पता है, ताजमहल हो गए, कुतुब मीनार हो गया, जैसे कोई भी स्मारक। चित्रकला, पेंटिंग्स, पेंटिंग जैसे किसी ने ये वाली पेंटिंग बनाई है, राजा रानी यहां बैठे हैं, यहां पर दासियां हैं, यहां पर पेड़ लगे हुए हैं। इससे भी इतिहास की हमें जानने में मदद मिलती है। देन बात आती है बुक्स वाले साहित्यिक इतिहास, जिसमें बुक्स लिखी गई थी, ठीक है, जैसे देशी जो हो सकते हैं हमारे देश के, भारत के साहित्य, जिसमें फर्दर डिवाइड है धार्मिक और गैर धार्मिक। पहला धार्मिक में आते हैं ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है बौद्धिक साहित्य, तीसरा है जैन साहित्य। इसी प्रकार से विदेशी साहित्य, इसमें है यूनानियों द्वारा लिखे गए, चीनी द्वारा लिखे गए, अरबी द्वारा लिखे गए, ठीक है। जितने भी यात्री आए थे, ह्यूंगसांग आए थे, जितने भी आए थे, उनके द्वारा कुछ ना कुछ भारत के बारे में लिखा गया था। वो साधन कहलाते हैं आपके विदेशी साहित्यिक साधन। हुई बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी अभिलेख क्या होते हैं। देखिए, आपने पढ़ा होगा हाथी गुम्फा अभिलेख, अशोक अभिलेख या फिर कोई और अभिलेख। इसमें ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको, यहां इस स्लाइड को आपने अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। इस स्लाइड में क्वेश्चन आता है हाथी गुम्फा अभिलेख किससे रिलेटेड है या किससे संबंधित है, तो आपने वहां पर जवाब देना है हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग नरेश खारवेल के साथ संबंध रखता है। जैसे आपको बताया, यहां पर एक पोल है, यहां पर कुछ ना कुछ राजाओं ने अपने बारे में लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हाथी गुम्फा अभिलेख भी होगा कोई ना कोई, तो उसमें कलिंग नरेश खारवेल के बारे में लिखा है। आई बात समझ में? दूसरा, प्रयाग स्तंभ लेख, इसमें समुद्रगुप्त के बारे में मिलता है हमें जानकारी। तीसरा है मंदसौर अभिलेख, इसमें मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में लिखा है। इसी प्रकार से जूनागढ़ अभिलेख, इसमें रुद्रदामन के बारे में लिखा है। समझ गए? देन नेक्स्ट है आपका अहियोल अभिलेख। ट्रिपल स्टार वाला फैक्ट है ये, काफी एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, एक पहला और एक पांचवा अभिलेख। जो अहियोल अभिलेख है ये किसके बारे में है? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में है। समझ गए? देन इससे कैसे क्वेश्चन आते होंगे? साहित्यिक स्रोतों से। साहित्यिक स्रोतों से कैसे क्वेश्चन आते होंगे? ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? पहला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपने भी जो तैयारी कर रहे हैं ना, ये वाला क्वेश्चन बड़े एग्जामों में देखा होगा आपने। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य कौन है?
चंद्रगुप्त के गुरु आगे हम पढ़ेंगे ना, ये वाला कौन थे? चाणक्य। ठीक है, चाणक्य, चाणक्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मुद्रा राक्षस। वही फैक्ट है जो आपके एग्जाम में आते हैं। मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? विशाखादत्त। किसके द्वारा? विशाखादत्त। ठीक है, रहेगा याद ना। नेक्स्ट है आपका कथा सरित सागर। ये किसके द्वारा? सोमदेव के द्वारा। नेक्स्ट है राजतरंगिणी। किसके द्वारा? कलहन के द्वारा। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रोसो, वही पिक्चर वाले चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई है। इसमें क्या लिखा गया है? पृथ्वीराज जी के जीवन के बारे में जितनी भी घटनाएं हुई थी वो पृथ्वीराज रोसो में आप देख सकते हो। और किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रवरदाई के द्वारा। नेक्स्ट है आपकी हर्ष चरित्र। किसके द्वारा? भानभट्ट के द्वारा। ये 6 पुस्तक आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से नोट्स बना लेने हैं अभी के अभी। समझ गए? नेक्स्ट है आपका विदेशी यात्रियों या लेखकों के द्वारा विवरण। उन्होंने क्या भारत के बारे में लिखा था और कौन सी पुस्तक लिखी थी? पहली है इंडिका पुस्तक, पहली है इंडिका बुक। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? मैक्स्थनीज। किसके द्वारा? मैक्स्थनीज। ठीक है, दूसरी है आपकी सी यू की। सी यू की किसके द्वारा लिखी गई है? ह्यून सांग के द्वारा। तीसरी बुक है आपकी फो क्यू की। किसके द्वारा? फाहियान। ठीक है, और लास्ट बुक है आपकी किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, जिसमें बात होती है भारत की खोज की। किसके द्वारा लिखी गई है? अल-बरूनी। समझ गए? वही वाले फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट है, सभी आपको पढ़ाते होंगे हिस्ट्री क्या होती है, जियोग्राफी क्या होती है, या हिस्ट्री का कोई भी फैक्ट पढ़ाते होंगे, बट आपको आज तक पता चला कि प्री हिस्ट्री भी होती है? प्री हिस्ट्री, प्री से इतिहास के पहले का समय। ठीक है, इतिहास के पहले के समय को कहा जाता है प्राग इतिहास या प्री हिस्ट्री। ये शब्द आप पहली बार 90% हमारे स्टूडेंट जो हैं ये पहली बार सुन रहे होंगे। आपके लिए नया है प्री हिस्ट्री शब्द। ठीक है, ये क्या होता है? इतिहास के पहले का समय। पहले का समय कौन सा समय था? जिसमें मानव के बारे में, जब मानव ने कोई भी हरकतें करी थी इस काल में, यहां पर कोई भी हमारे पास रिटन एविडेंस नहीं है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है प्री हिस्ट्री का। समझ गए? जैसे आप चार्ट के थ्रू देख सकते हो इसे। ये आ गया आपका प्री हिस्ट्री वाला पीरियड, जिसमें हम डिवाइड करते हैं 3 भागों में। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री करते हैं ना हिस्ट्री को डिवाइड, वैसे ही ये एज होती है आपकी पैलेयोलिथिक एज, फिर नियोलिथिक एज, फिर आपकी मेटल एज। ठीक है, इसी प्रकार से हिस्ट्री को आपने बार बार, ये वाला आपने, मैं नहीं बोल रहा ये आपने सुना नहीं होगा, ये आपने बार बार सुना होगा। एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री या मध्यकालीन इतिहास, इसी प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री, देन कंटेम्परेरी, इसके साथ साथ चलने वाला इतिहास, सिकंदर का इतिहास या किसी भी अन्य व्यक्ति का इतिहास। समझ रहे हो? आई बात समझ में? अब क्वेश्चन आपको, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला प्री हिस्ट्री वाला, इसमें क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आते हैं कि आग की खोज कब हुई थी, पहिए की खोज कब हुई थी, इंसान ने सबसे पहले जानवर कौन सा पाला था। आपने देखे है ना, इस पीरियड से ही उठाता है वो एग्जामिनर क्वेश्चन, और आपको पढ़ाया ही नहीं जाता है ये वाला पीरियड। आज की वीडियो में आपको पढ़ाया जा रहा है, तो जान लो क्वेश्चन यहां से आते हैं। मैं इस वीडियो की गारंटी ले सकता हूं 100% एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन इसी वीडियो में ही बनेंगे। प्राग इतिहास, सबसे पहले पता तो हो प्राग इतिहास क्या होता है। मैंने आपको बोला
इसमें हमें मानव के बारे में रिटन एविडेंस कोई नहीं मिलता है। पूरी लाइन में यही बोला है, मनुष्य के जीवन के बारे में लिखित साक्ष्य कोई नहीं है। इसी काल को कहा जाता है प्राग इतिहास। समझ गए? और प्राग इतिहास पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? ए कनिंगम। ए स्टैंड फॉर एग्जलैंडर। ठीक है, रहेगा याद? आई बात समझ में? औजारों की प्रकृति के आधार पर प्राग इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पैलोलिथिक, नियोलिथिक, मीजोलिथिक। देख लीजिए, पैलोलिथिक एज पूरा पाषाण काल जिसे बोलते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण स्टैंड फॉर या फिर लिथिक स्टैंड फॉर पत्थर, पत्थर। ठीक है, इंग्लिश का लिथिक, इसका पाषाण, पाषाण पत्थर, पाषाण पत्थर। रहेगा याद? रहेगा याद? पत्थर से ही औजार बनते थे, पत्थर से ही औजार बनते थे। ठीक है, कुल्हाड़ी बन गई या फिर कोई अन्य औजार बन गया, खुरपा बन गया, या इसी प्रकार से कोई भी नोकीला हथियार बना दिया। समझ गए? अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार, बार बार आपने देखा होगा ये वाला क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल में हुआ था। किस काल में? पूरा पाषाण काल में हुआ था। देन पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था। देन इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को बनाया था। ठीक है, रहेगा याद ना? देन मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया था। इसी प्रकार से मनुष्य द्वारा पहला औजार प्रयोग करने वाला कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। रहेगा याद? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, एविडेंस जो है वो किस क्षेत्र में मिलते हैं? तो याद रहेगा, मेहरगढ़ में मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चनों का भंडार है स्लाइड में, पूरे के पूरे 6 क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन 6 के 6 आपने अभी के अभी लर्न करने हैं। एंड ऑफ द वीडियो आपको पूछ सकता हूं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर एग्जामिनर आपका एंशिएंट हिस्ट्री को टच कर रहा है ना एग्जाम में, तो हो ही नहीं सकता, 99% चांस है कि इसी टॉपिक पर वो आएगा क्वेश्चन पूछने के लिए। तो आपको ये टॉपिक ऐसा पढ़ना है कि एग्जामिनर कहीं भी आपको घुमा दे, बट आप घूमोगे नहीं। समझ गए? चलें नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट है आपका इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अभी तक कंट्रोवर्शियल ही है। कई लोग 2350 से लेकर 1750 तक मानते हैं और कई 2300 से लेकर 1500 तक मानते हैं। आपने नियर बाई देख लेना है ऑप्शन में, जो भी इन दोनों ऑप्शन के नियर बाई हो। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन ना हुआ 2350 लेकर 1750 तक, तो ऑप्शन में आपने ये वाला टिक लगाना है। यदि आप देख सकते हो ना, जैसे यहां पर 2300, 2350 से लेकर 1750, यहां से हमें आगे जाना चाहिए। जैसे अभी हम जाते हैं 2023 चला है, फिर हम जाएंगे 2024 तक, इसी प्रकार से 2025 तक। अरे ये तो उल्टा जा रहा है, अरे ये तो उल्टा जा रहा है, ये क्या पंगा है? देखिए, इतिहासकार, पहले के इतिहासकार मानते थे, ये उन्होंने कंसीडर कर रखा था जीरो, जीरो, जिसमें ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, अब ये वाला काल है और ये वाला काल है। ठीक है, अब यहां से लेकर ना, यहां से लेकर यहां तक ईसा पूर्व कहलाएगा, ईसा पूर्व कहलाएगा। ठीक है, जैसे आपने वो देखा है ना, अपने
मैथमेटिक्स में, नंबर सिस्टम में, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, ये -1 -2 -3 फिर +1 +2 +3, ठीक है, ये वाली लाइन देखी आपने। उसी प्रकार से ये होगा आपका जैसे ये होगा आपका 1700, ये होगा 1600 ईसा पूर्व, ये होगा 1500, मींस पीछे को आएगा यहां तक, 0 तक, ठीक है। फिर 1000, फिर 15, फिर आपका 500, फिर इसी प्रकार से 100, 0 तक जैसे ही आ गया ना, जैसे मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 712, समझ गए। इसी प्रकार से यहां पर जैसे ही ईसा मसीह के जन्म तक पहुंच गई, फिर यहां पर 1000, 2000 ईसा, यहां पर ईसा पूर्व लगना समाप्त हो जाएगा फिर, ठीक है। ईसा मसीह के पूर्व मतलब आगे जाकर ईसा मसीह, जैसे ही ईसा मसीह वाला 0 क्रॉस किया ना इन्होंने, 1000, 2000, अभी चल रहा है 2023, ठीक है। इन्होंने ईसा, अब ईसा लगेगा, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व, जैसे ये वाला है 1700 ईसा पूर्व, इसे आप बोल सकते हो कि ईसा मसीह के 1750 ईयर पहले, ईसा मसीह के जन्म के 1750 साल पहले की बात हो रही है, फिर 2300 साल की पहले की बात हो रही है। समझ गए? आई बात समझ में या नहीं आई? नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो कब हुई थी और किसने करी थी? तो वो करी थी राय बहादुर दयाराम सैनी ने। कब करी थी? 1921 में। ये 1921 ईसा है, ये 1921 ईस्वी है, मींस ये वाली यहां पर बात हो रही है 1921 की, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है। यदि 1500, 1000 यहां लिखा हुआ ना, 1500 से लेकर 1000, तो ईसा मसीह के 1500 से 1000 वर्ष के पहले की बात हो रही है। यदि सिंपल ईसा लिखा हो तो ईसा मसीह के जन्म के इतने 1921 साल बाद की बात हो रही है, रहेगा याद। नेक्स्ट है, इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थान हैं भारत में भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन कौन से स्थान जो है वो भारत में है, ये भी याद रखिएगा। पहला है लोथल जो कि गुजरात में है, फिर है कालीबंगन, फिर जो है राजस्थान में, बन्नावली हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको, डोकयार्ड, हड़प्पा सभ्यता में डोकयार्ड कहां पाए जाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता में डोकयार्ड क्या कहलाता है? जहाजों का, जैसे सी पोर्ट बोल सकते हो आप, सी पोर्ट अभी की भाषा में सी पोर्ट, जैसे यहां पर सवारियां चढ़ती होंगी, यहां पर उतरती होंगी, यहां पर जो जहाज लगते थे समुद्र वाले, इस यही स्थान कहलाता था आपका डॉकयार्ड, ठीक है। डॉकयार्ड कहां था? लोथल में। नेक्स्ट, इसकी लिपि, लिपि भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि, जब पिट्रोग्राफिक लिपि भी बोल सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना, हम लिखते हैं लोथल, लोथल एक अच्छी जगह थी। आप देख सकते हो मैं बाएं से दाएं की ओर जा रहा हूं, ठीक है। अच्छी जगह थी, अच्छी जगह थी, ठीक है। हम बाएं से दाएं जाते हैं, ये वाला बाएं, ये वाला दाएं है। अब ये वाले बंदे, जैसे जे लिखा है ना, इन्होंने ये वाली लिपि लिखी है, ये क्या? भाव चित्रात्मक लिपि। और ये ऐसे यहां से यहां लिखते थे, पहले ये फिर ये, इस प्रकार से बनाया, इस प्रकार से बनाया, मीन्स यहां से यहां तक। हम यहां से यहां तक जाते हैं ना, बाएं से दाएं, बट ये वाले बंदे
दाएं से बाएं आते थे। यही अंतर है भाव चित्रात्मक और हमारी देवनागरी लिपि का। समझ गए? नेक्स्ट है इसकी इस सभ्यता की विशेषता क्या थी? नगर निगम और जल निकासी व्यवस्था। ठीक है, जैसे इस प्रकार से नालियां खुदवाई होती थी इन्होंने जल निकालने के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए। ठीक है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त एक विशाल स्नानागार जहां बृहत स्नानागार था। ठीक है, ग्रेट बात भी बोलते हैं, इस प्रकार से था। ठीक है, ये वाला जो विशाल स्नानागार है, यहां पर ये पौड़ियां उतर कर बंदे उतरते थे और यहां पर नहाते थे। समझ गए? नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी के लोग किसी न किसी की पूजा भी करते होंगे। वो कौन थे? देवी, मात्र देवी की पूजा करते थे। ठीक है, ये देवी की मूर्ति आप ये देख सकते हो। इसी प्रकार से ये कुब्बड़ वाला सांड की पूजा करते थे। ये है आपका कुब्बड़ वाला सांड। ठीक है, ये लोग इनकी पूजा करते थे। और मोहनजोदड़ो की मोहर पर पशुपति शिव की मूर्ति थी। इसे ज्ञात होता है कि ये पशुपति शिव की भी पूजा करते थे। इसी की इस मूर्ति को ही ये पशुपति शिव की मूर्ति बोलते थे। ठीक है, रहेगा याद। और इसके साथ साथ आपने याद रखना है इसी का मोहनजोदड़ो में ही एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली थी। विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती जो थी वो यहीं पर आरंभ हुई थी और यूनानियों ने इसे सिडोन कहा था। कपास किस प्रकार की खेती होती है? ये वाली खेती होती है। पिक्चर के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, लास्ट है बैल, बकरी, भेड़। ये पालतू पशु थे और घोड़ा का साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में पालतू पशु कौन कौन थे? पहला पहला है बैल, दूसरा है बी ऑप्शन है आपका भेड़, तीसरी सी ऑप्शन है बकरी और चौथा डी ऑप्शन है घोड़ा। तो आपको घोड़े को टिक लगाना है कि घोड़ा नहीं था। ठीक है, ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आता है। तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? तो दयाराम सानी ने करी थी। किस वर्ष करी थी? 1921 में करी थी। और ये नदी किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी। इसी प्रकार से आपको याद रखना है ये पहले जो 3 स्थान है, पहले 3 स्थान अब पाकिस्तान में है। ठीक है, हड़प्पा हो गया, फिर चंदुद्रो हो गया, फिर मोहनजोदड़ो हो गया। चंदुद्रो की खोज किसने करी थी? एनजी मजूमदार ने। कब करी थी? 1931 में करी थी और सिंधु घाटी के सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, मोहनजोदड़ो लड़काना पाकिस्तान में है। राखल दास बनर्जी ने करी थी खोज, 1921 में करी थी सिंधु घाटी। इसी प्रकार से आप पूरा का पूरा आप पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। यदि हम इस डिस्कशन में पढ़ गए ना, आपको पढ़ना तो खुद ही है ये वाला राखी गढ़ी, सूरजवान, इसी प्रकार से लोथल, रंगनाथ। आपने पूरे के पूरे अच्छे से लर्न कर लेने हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में चाहते हैं कि आपका कम से कम समय लगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वैदिक काल। वैदिक काल जिसमें वेद लिखे गए थे। जैसे सभी को पता है ना, आपके वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है। ठीक है, वैदिक काल जिसमें वेद लिखे गए थे, सिंपल सा। ठीक है, अगर हम वेद शब्द की बात करें तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, मीन्स किसी चीज को हम अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं। जैसे वैदिक सभ्यता, या फिर इसे हम बोल सकते हैं वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक एज। ठीक है, या फिर वैदिक पीरियड कब से कब स्टार्ट हुआ था? ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला था। ये फिर रिवर्स है। आपको पता है कि ईसा मसीह के 1500 साल पहले की बात हो रही है, ईसा मसीह के 600 साल पहले की बात हो रही है, ईसा मसीह के जन्म से। ठीक है, इसे फर्दर 2 भागों में बांटा जा सकता है।
पहला है ऋग्वेदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इसे ऋग्वेदिक क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें एक ही वेद की रचना करी गई। कौन से वेद की? ऋग्वेद की। सिर्फ और सिर्फ एक बुक या एक वेद ही लिखा गया इस काल में। पूरे 500 सालों में एक ही वेद लिखा गया। कौन सा वेद? ऋग्वेद। ठीक है। और अगले अगले 400 सालों में इन्होंने 3 वेद लिख डाले। अगले 400 सालों में इन्होंने 3 वेद लिख डाले। दोनों में अंतर समझा रहा हूं आपको, डिफरेंस क्या है। ऋग्वेदिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक ही वेद लिखा गया, ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बाकी के 4 वेद कंप्लीट किए गए, 3 वेद कंप्लीट किए गए। कौन कौन से? पहला है सामवेद, दूसरा है अर्थवेद, तीसरा है यजुर्वेद। ठीक है। बारी बारी हम वेदों से कैसे क्वेश्चन आते हैं ये डिस्कशन करेंगे। चलें नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, नदियों के बारे में भी आ सकता है कि आपकी काबुल नदी है, काबुल नदी है, काबुल नदी का वैदिक नाम बताओ, या पुराना नाम बताओ, या प्राचीन नाम बताओ। तो काबुल को कुंभा नदी कहा जाता था। ठीक है। काबुल को कुंभा, सवात नदी को सुवास्तु, गोमल नदी को गोमती, सिंध को सिंधु, सोहन को सुषोमा, झेलम को बितस्ता, रावी को अस्कनी। ये वाली आपको हिमाचल के भी नदियां हैं और लर्न करनी पड़ेगी हिमाचल के कॉन्टेस्ट में भी। ठीक है। ब्यास, बिपाशा, फिर इसी प्रकार से चिनाब है हिमाचल की, अस्कनी वगैरह सभी को, कालिंदी, सभी आपको वैदिक नाम भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। घाघर, सरस्वती, गंडक, सदानीरा। ठीक है। नदियों के वैदिक नाम भी आपको पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ये भी आपने ध्यान में रखने हैं नाम। चलें नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट है आपके पास वैदिक सभ्यता जो है वो आर्यों की सभ्यता कहलाई जाती है। वैदिक सभ्यता आर्यों की सभ्यता कहलाई जाती है। अब एक व्यक्ति थे मैक्स मुलर, इन्होंने बताया कि जो आर्य थे ये मध्य एशिया से हमारे भारत में आए थे। ठीक है। ऋग्वेदिक काल में इंद्र को महत्वपूर्ण देवता माना जाता था और इन्हें पुरंदर कहा जाता था ऋग्वेद में। रहेगा याद। नेक्स्ट है ऋग्वेद में पवित्र नदी सरस्वती नदी। ठीक है। वैदिक नाम नदीमता, नदी तमा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सत्यमेव जयते। ये पुलिस में आ सकता है क्वेश्चन, और आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। पुलिस में, एचपी पुलिस में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। सत्यमेव जयते किसके द्वारा, सॉरी किस उपनिषद से संबंधित है? किस उपनिषद से संबंधित है? तो आपको याद रखना है मुंडको उपनिषद से संबंधित है ये। नेक्स्ट, वैदिक काल में 4 वेदों की रचना हुई है जो इस प्रकार से है। पहला आपको बता दिया, ऋग्वेदिक काल में एक ही वेद लिखा गया था। कौन सा? ऋग्वेद। ये जो बाकी 3 बचे ये उत्तर वैदिक काल के वेद हैं। दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अर्थवेद। चलो बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो ऋग्वेदिक काल में एक लौता वेद है। ठीक है। क्वेश्चन आपको किस प्रकार से आएंगे, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? 128 श्लोक हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 10,600 मंत्र हैं। ठीक है। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है हमें 10 राज्य युद्ध का, जो रावी नदी के तट पर हुआ था और सुदास विजय हुआ था। याद रहेगा। ये वाला थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। 10वां मंडल किससे संबंधित है? पुरुष सूतक से संबंधित है। क्योंकि पुरुष सूतक में क्या है इतना खास जो इसके बारे में पूछता है? बाकी मंडल क्यों नहीं पूछे? 9वां क्यों नहीं पूछा? छठा क्यों नहीं पूछा? 7वां क्यों नहीं पूछा? क्योंकि पुरुष सूतक इसलिए पूछा जाता है एग्जाम में, इसमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है।
4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। वैश्य और शूद्र, समझ गए? समझ गए? रहेगा याद। पिक्चर के माध्यम से हमने कोशिश करी है कि आपको चीजें भूल नहीं सकती हैं और भूलें भी ना आप। ठीक है, नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद, ये है यजुर्वेद की पुस्तक। यजुर का अर्थ, यजुर्वेद है ना, जजु, जेरा जुजु है ना, जजु, तो इसका अर्थ है आपका यज्ञ। यज्ञ क्या होता है? जैसे यहां पर आपने हवन के लिए कुछ ना कुछ किया और आग जल पड़ी, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ ओम स्वाहा करके कुछ ना कुछ मंत्र बोले जाते हैं और कुछ ना कुछ डाला जाता है, यही कहलाता है आपका यज्ञ। ठीक है, यजुर्वेद आपका कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है और इसे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और आपने याद रखना है, ये एक लौता ऐसा वेद है जो आपका गद्य में भी है और पद में भी है। मीन्स इसे इसे सिंपल लिखा भी गया है और इसकी पोएम्स भी बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सामवेद। सामवेद क्या है? साम मतलब गाना, साम मतलब गाना, ये है आपका सामवेद की पुस्तक। साम मतलब गाना या गान। ठीक है, सामवेद गीत, इसमें संगीत, गीत संगीत के बारे में ज्यादा बताया गया है। यहां पर बीना वगैरह से आप समझ सकते हो, ढोलक तबला से समझ सकते हो कि इस सामवेद में जो भी बताया गया है वो गाकर बताया गया है। ठीक है, गाकर बताया गया है। मीन्स जैसे आपको गायत्री मंत्र तो आता होगा, किस देवी को समर्पित है? सावित्री देवी को समर्पित है। ठीक है, और हम जैसे स्कूलों में गाते हैं ना, वो भी इसमें भी लिखा गया है कि हम किसी भी मंत्र को गाकर बताएंगे, संगीत के माध्यम से बताएंगे। जैसे हम बोलते थे ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यम, गाकर बताते थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अर्थवेद। अर्थवेद की पुस्तक इस प्रकार से आप देख सकते हो। अर्थव का अर्थ होता है पवित्र यादु। इसमें यादु टोनों और अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अविश्वासों का वर्णन किया गया है। विवाह, राजभक्ति, रोग निरोग। ठीक है, मंत्र मार के वो चीज जो है वो ठीक कर देनी है। समझ गए आप? नेक्स्ट है वेद। तो सभी को पता है, बट आपको पता है उपवेदों से भी क्वेश्चन आता है। उपवेद कितने हैं? यदि वेद 4 हैं तो उपवेद भी इनके 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आपने बार बार सुना होगा आयुर्वेद आयुर्वेद आयुर्वेद, क्वेश्चन आता है आपको। आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो आपको लिखना है ऋग्वेद का उपवेद है। इसी प्रकार से धनुर्वेद किसका वेद है? तो यजुर्वेद का है। फिर गंधर्व वेद, सामवेद, शिल्प वेद, अथर्ववेद। रहेगा याद? चले नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट है आपका, हमने 4 तो पढ़ लिए वेद, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अर्थवेद हो गया। मेरे साथ साथ रिपीट करें आप भी, बोलो जल्दी जल्दी। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। मेरे से आगे बोलने चाहिए बच्चे सारे, बोलो बोलो, बैठना नहीं है ऐसे लेट कर पढ़ रहे हो आप। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। रिपीट करो, रिपीट जल्दी से। 4 वेद तो लर्न होने ही चाहिए आज की वीडियो में कम से कम। ठीक है, अन्य ग्रंथ की बात कर रहे हैं। छठ ग्रंथ, छठ दर्शन। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशिष्ट के कनाद। ठीक है, पूर्व ममीसा के जैमिनी, उत्तर ममीसा के वादरायण। ठीक है, रहेगा याद? 6 के 6 अभी के अभी लर्न आपको करने हैं। सांख्य के बताओ कपिल, फिर देख देख के पढ़ना है आपको। ठीक है, जो जो पूछना हो आपको देख के बताना है। सांख्य के बताओ
कपिल, रिपीट करो, बोलना है मुंह से, ऐसे नहीं चुप रहना। फिर आपका योग, रिपीट करो, सभी के सभी स्टूडेंट हमारे रिपीट करेंगे। न्याय के बताओ, पूर्व मीमांसा के बताओ, सांख्य के बताओ। चलो नेक्स्ट, पुराण। पुराण का क्या अर्थ होता है? भारतीय पुराण। इस प्रकार से पुस्तक आप देख सकते हो। पुराण का अर्थ होता है पुरानी कथा, पुरानी कथा। टोटल कितने होते हैं पुराण? 18। सबसे पुराना पुराण कहलाता है आपका मत्स्य पुराण। क्यों पुराना है और क्यों इसे इतना महान कहा जाता है? क्योंकि इसमें विष्णु भगवान जी के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी रामायण। रामायण किसकी द्वारा लिखी गई थी? सभी को पता होगा। कौन है जे आचार्य हमारे, कौन है गुरु जी? आचार्य कौन है? ये हैं आपके महर्षि वाल्मीकि जी। इन्होंने ही रामायण की रचना करी है। और रामायण को आप बोल सकते हो और नाम से भी जाना जाता है, क्या है? चतुर्विंशति सशस्त्री स्त्री संहिता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका महाभारत। महाभारत कौन थे रचयिता? कौन थे रचयिता? यहां पर गणेश जी क्यों दिखाए गए हैं? ये कौन है ऋषि? ये है आपके वेद व्यास। और ये सब सभी को पता है। आप क्या चक्कर है ये भी समझते हैं। रचना है वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बुक। और महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। ठीक है, जो वेद व्यास जी थे वो अपना पूरा का पूरा जो ग्रंथ है ना, ये महाभारत, ये एक ही बार में लिखना चाहते थे। और इन्होंने शिवजी भगवान जी से रिक्वेस्ट करी है कि कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो लिखने में बंद ना हो। भगवान जी ने बोला कि मेरे पुत्र गणेश जी को ले जाओ। तो गणेश जी द्वारा लिखी गई थी जय संहिता। इसमें बाद में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करके महाभारत कहलाई ये बाद में। ठीक है, जो असल में लिखी गई थी वो कहलाती है आपकी जय संहिता, जो गणेश जी द्वारा लिखी गई थी। बट रचना वेद व्यास जी द्वारा ही करी गई है। ठीक है, रहेगा याद। नेक्स्ट है आपका टॉपिक महाजनपदों का उल्लेख। महाजनपदों का उल्लेख। टोटल कितने हैं आपके? 16। टोटल कितने हैं? 16। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि कुरु की राजधानी बताओ, कुरु महाजनपद की राजधानी बताओ, पंचाल की बताओ, शूरसेन की बताओ, मत्स्य की बताओ, अवंती की बताओ, छेड़ी की बताओ, वात्सा की बताओ। इसी प्रकार से आपको आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आपने याद रखना है 16 में से सभी के सभी जो ढीले थे और सबसे तगड़ा जो था वो था आपका मगध। ठीक है, मगध। मगध क्यों तगड़ा था अब ये बता दो। मगध इसलिए तकड़ा था क्योंकि इसके दोनों साइड जो थी वो नदी बहतियां थी। ठीक है, और दोनों साइड नदी बहती थी और इसकी भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। और इसके जंगलों में बड़े बड़े जंगली हाथी थे। बड़े बड़े जंगली हाथी थे। ठीक है, इसलिए मगध को समृद्ध माना जाता है और मगध का ही उत्थान होता है। और मगध का ही उत्थान होता है जब मगध मगध का ही उत्कर्ष होता है बाद में। ठीक है, क्योंकि इसके दोनों साइड नदियां थी और इसके जंगलों में हाथी पाए जाते थे, जंगली हाथी पाए जाते थे जो ये राजे युद्ध में प्रयोग किया करते थे। और इसकी जो भूमि थी वो बहुत ही उपजाऊ थी क्योंकि पानी नियंत्रण मिलता रहता था। चलो नेक्स्ट बात करते हैं काशी। काशी महाजनपद की राजधानी बताओ। वाराणसी। काशी कहां है ये भी आप मैप में ढूंढ सकते हो। ये है आपकी काशी। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार से कौशल, श्रावस्ती, अंग, चंपा, चेंदी, शक्तिमती, बतस्य, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, पंचाल, कंपिल्य। नेक्स्ट मत्स्य, विराटनगर, सुरसेन, मथुरा, अश्मक,
प्रस्थान, नेक्स्ट अवंती, उज्जैन, गांधार, तक्षशिला, कंबोज, हाटक, बज्जी, आपकी विशाली, मल, पावा। नेक्स्ट है मगध। मगध की थी आपकी राजगिरी या गिरिराज। ठीक है, रहेगा याद। ये 15 थी आपकी, 15 थी। ये 16वां है महाजनपद मगध। मगध का सबसे बड़ा आपका ये वाला एरिया मगध का ही है। ठीक है, ये वाला एरिया आपका मगध का ही है। मगध क्यों समृद्ध था, बार बार बता रहा हूं कि इसके दोनों साइड नदियां बहती थी और इसके जंगलों में हाथी पाए जाते थे। और तीसरा कारण, इसकी जगह जो थी वो बहुत ही उपजाऊ थी बाकियों के कंपेयर में। ठीक है, मगध की राजधानी राजगिरी। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में, ठीक है, ये है आपके महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी। जैन धर्म आपके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिलता है, ये आपने याद रखना है। और इसके टोटल हुए थे 24 तीर्थंकर। अब बात आती है तीर्थंकर क्या चीज है। तीर्थंकर क्या चीज है? तीर्थंकर से आप समझ सकते हो, तीर्थंकर से आप समझ सकते हो सिंपल सा वर्ड, टीचर। 24 टीचर हुए टोटल। ठीक है, 24 इसके टीचर हुए जो जैन धर्म के बारे में हमें बताते थे। पहले तीर्थंकर जो संस्थापक थे वो थे आपके ऋषभ देव। इनके चिन्ह के बारे में याद रखना है, इनका प्रतीक था सांड। ठीक है, तीसरे तीर्थंकर के बारे में क्वेश्चन आता है तो वो है पार्श्वनाथ और चिन्ह सर्प। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, चिन्ह सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है आपका महावीर स्वामी। काफी इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इन्हें ही वास्तविक संस्थापक बोला जाता था, क्योंकि इनके काल में जो जैन धर्म था काफी फला फूला। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको याद रखना चाहिए इनके बारे में पूरे के पूरे फैक्ट। पहला फैक्ट है आपका, स्वामी महावीर जी का जन्म कहां हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। इनका मूल नाम वर्धमान, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम त्रिशला, इनकी पत्नी का नाम यशोदा। महावीर स्वामी के शिष्य कौन थे? पहले शिष्य कौन थे? जमाली, जो कि इनके दामाद थे। ये भी आपको याद रखना है, इनके दामाद ही इनके पहले शिष्य थे। ठीक है, उनका नाम था जमाली। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में बार बार। ठीक है, पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, इनकी मृत्यु कब हुई थी? महावीर की मृत्यु कब हुई थी? कहां हुई थी? पावापुरी में। इनके अन्य नाम वर्धमान, तन्मति, वीर, अतिवीर। ठीक है, रहेगा याद। नेक्स्ट, इनकी दो संगतियां हुई थी। ठीक है, इनकी दो संगतियां हुई थी। संगतियां मीन्स जैसे यहां पर सभा एकत्रित की गई, यहां पर सभा एकत्रित की गई, बड़े लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे लोगों को सभा बनाकर यहां पर प्रचार किया गया। ठीक है, तो वो कहलाते हैं इनकी संगतियां। एक हुई थी आपकी 300 ईसा पूर्व में, दूसरी हुई थी 6ठी शताब्दी में। कहां कहां? पाटलिपुत्र और बल्बी, गुजरात में। ठीक है, अध्यक्ष स्थूलभद्र और क्षमावर्ण। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म, काफी इंपॉर्टेंट धर्म है बौद्ध धर्म। ये है आपके महात्मा बुद्ध, ये है आपके महात्मा बुद्ध जी। ठीक है, इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे उनके 24 थे ना, इनका एक ही था मेन। ठीक है, तो पता होना चाहिए संस्थापक गौतम बुद्ध। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में, नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में। नेक्स्ट, पिता का नाम शुद्धोधन, बेटे का नाम राहुल, माता का नाम महामाया। तो तेली, माता का नाम प्रजापति गौतमी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनके प्रथम गुरु का नाम आला कमाल कलाम। ठीक है, रहेगा याद। इनको
इन्होंने पहला उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में दिया था। याद रखिएगा पूरे के पूरे फैक्ट इनकी, जैसे उनकी जैन की चार दो हुई थी ना, इनकी चार हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, इनकी प्रथम कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी और स्थान था राजगृह। शासनकाल था राजशत्रु का, अजातशत्रु का, और अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी में सभाकामी थे और कहां हुई थी? वैशाली में, शासनकाल काल अशोक का। तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के कार्यकाल में, और मोगलीपुत्र 30 अध्यक्ष थे। चौथी हुई थी आपकी कुंडलवन में, कनिष्क थे कार्यकाल शासक, या फिर अध्यक्ष थे इनके अश्व घोष और बासुमित्र। ठीक है, मगध का उत्कर्ष, 16 जनपदों में सबसे ज्यादा कौन फला फूला था? आपको बता दिया गया था मगध। दोनों साइड नदियां बहती थी, जंगलों में हाथी, बड़े बड़े हाथी थे इनके, और आपके इनकी जो भूमि थी वो बहुत ही उपजाऊ थी, कृषि के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट था। इसी पर राज करने के लिए, इसी की गद्दी हथियाने के लिए लड़ाइयां चलेंगी। अब ठीक है, पहला राजा था आपका बिंबिसार। पहला वंश स्टार्ट हो रहा है, आपको याद रखना है मगध पर आक्रमण या मगध पर शासन करने वाला पहला वंश हर्यंक वंश। हर्यंक वंश, इन्होंने राज किया था 1544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। ठीक है, पहला संस्थापक बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। नेक्स्ट, अजातशत्रु। क्या है? अजातशत्रु। इसने अपने पिता को ही मार डाला था, जिसे इसने अपने पिता को ही मार डाला था, रहेगा याद। पिता को मारकर गद्दी पर बैठा। देन इसका पुत्र हुआ उदयन। इसका पुत्र हुआ उदयन। इसने भी अपने फादर से सीखा और इसने भी ऐसा कर डाला। इसने भी अजातशत्रु को मारा और गद्दी पर बैठ गया। उदयन के संबंध में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी? उदयन ने करी थी। और इस आपने कोई भी वंश में पढ़ाओ ना, तो आपने सिर्फ और सिर्फ 2-3 याद रखने हैं कि जैसे हर्यंक वंश हम पढ़ रहे हैं, तो हर्यंक वंश का संस्थापक का नाम और लास्ट अंतिम शासक का नाम, और कोई ना कोई बीच में इंपॉर्टेंट होगा उसका नाम। 3 चीजें आपने याद रखनी ही रखनी है। इसके संस्थापक का नाम बताओ, लास्ट स्लाइड में ही पढ़ा है हमने। बम्बीहा बोले, बम्बीरी बोले, क्या क्या बोले? बिंबिसार। ठीक है, बम्बीहा बोले, बम्बीरी बोले, कौन बोले? बिंबिसार। ठीक है, इसे आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। देन इंपॉर्टेंट राजा उदयन, क्योंकि इसने पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी। तरीका तो वही है, इसने, इसके पिता ने अपने पिता को मारा और इसने अपने पिता को मारा। ठीक है, गद्दी तो इसलिए ही इन्होंने हथियाई थी। ठीक है, लास्ट राजा का नाम नागदशक। लास्ट राजा का नाम नागदशक। ये कौन है? ये कौन भाई साहब हैं? ये हैं आपके शिशुनाग। ये हैं आपके शिशुनाग। ठीक है, हर्यंक वंश के बाद दूसरा आता है शिशुनाग वंश। कौन थे संस्थापक? शिशुनाग। अंतिम राजा नंदीवर्धन। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका नंदवंश। संस्थापक का नाम महापद्मानंद। धनानंद आपके काफी इंपॉर्टेंट राजा हैं, सिकंदर के समकालीन थे। समकालीन का अर्थ क्या होता है? समकालीन, समकालीन। जैसे फॉर एग्जांपल धनानंद यहां राज कर रहा है और यहां पर सिकंदर राज कर रहा है, मीन्स सेम काल में, समकालीन, सेम काल में। जैसे ये भी 400 ईसा पूर्व में राज कर रहा है और ये भी सिकंदर भी 400 ईसा पूर्व में राज कर रहा है। ये अर्थ होता है आपका समकालीन। इंग्लिश में होता है कंटेम्परेरी। ठीक है, धनानंद अंतिम राजा था और इसे ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज भी कहा है।
नेक्स्ट है आपका सिकंदर। आ गया ना वो पोस्टर जो मैंने आपको थंबनेल में दिखाया था, सिकंदर और पोरस की लड़ाई, यहां पर कनेक्ट होता है वो। अब सिकंदर किसके पुत्र थे? सिकंदर मकदूनिया शासक फिलिप के पुत्र थे, ठीक है। और सिकंदर किसके शिष्य थे? सिकंदर का गुरु पूछ लिया जाए तो अरस्तु, ठीक है। और ये वाला युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था आपका सिकंदर और पोरस के बीच में 326 ईसा पूर्व में। इस युद्ध को नाम क्या दिया गया था? हाइट्सपीस का युद्ध, बितिस्ता का युद्ध, ठीक है। बितिस्ता क्यों? क्योंकि ये झेलम नदी के किनारे हुआ था, झेलम नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। जो ये सिकंदर था, ये वाला सिकंदर, ये पूरे संसार में राज करना चाहता था, ये पूरे संसार में राज करना चाहता था। बट इस जब ये भारत की ओर इसने नजरें करी ना, तब ऐसी हमारी ब्यास नदी थी, इसका इतना उफान था और इसके सैनिक इस नदी को देखकर क्रॉस करने के लिए मना कर दिया कि हम यहां से यहां नहीं जाएंगे। तो सिकंदर को यहां से ही लौटना पड़ा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है आपका, इसकी मृत्यु होती है फिर इस युद्ध के 3 साल बाद, इसकी मृत्यु होती है 3 साल बाद 323 में बेबीलोन में इसकी मृत्यु होती है। क्योंकि ये युद्ध में बहुत ही थक चुका था और इसकी सेना भी थक चुकी थी, पूरे संसार में राज करने का इसका सपना ही रह गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जो लास्ट में खत्म हुआ ना आपका नंद वंश, तीसरा साम्राज्य, उसी को समाप्त करके धनानंद को धनानंद को हराकर इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। इन्होंने क्यों बोला? क्योंकि इनके साथ थे चाणक्य, कौटिल्य। एक कहानी बताता हूं आपको। ये है ना, ये और ये मैंने आपको यहां पर क्या बोला कि सिकंदर सिकंदर और आपके धनानंद, सिकंदर और धनानंद ना एक साथ राज कर रहे थे। मीन्स यहां पर आपका भारत में धनानंद था और यहां पर भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर आ रहा था। अब क्या होता है, जैसे ही सिकंदर भारत पर आ रहा होता है, जो गुरु थे चाणक्य, चाणक्य भी इसके दरबार में थे, ठीक है। चाणक्य भी धनानंद के दरबार में थे। चाणक्य को पहले ही पता चल जाता है कि धनानंद, इसने बताया कि राजा जी आप पर आक्रमण होने वाला है। सिकंदर जो दुनिया जीतने का सपना देख रहा है, वो हमारे भारत पर आपके खासकर पहला आपका ही आता है, आपका नंद वंश या नंद साम्राज्य ही आता है आपका सबसे पहले। तो आपको ही वो दौड़ाएगा, दौड़ा कर मारेगा। तो इसने बोला कि तेरे को बड़ी टेंशन है। जो धनानंद था वो पहले ही ना दिन में ही चढ़ा लेता था, दिन में ही 4 बोतल पी लेता था, 4 बोतल वोडका, ठीक है, वही वाला वो पी लेता था और पूरे दिन वो सन रहता था। और जैसे ही इसने चाणक्य ने बताया कि तेरे को समझ नहीं आ रही, मैं बोल रहा हूं कि सिकंदर जो है वो हमारे भारत पर आक्रमण करने वाला है, इसने बड़ा बेइज्जत किया ऐसे चाणक्य को। तू ब्राह्मण है, तू जो है अपने काम से मतलब रख। इसने चोटी से पकड़ा, चाणक्य को चोटी से पकड़ा और सीधा अपने दरबार से बाहर, ठीक है। और पूरे दरबार में घसीटता हुआ ले गया था इसे, चाणक्य को। अब इसने चाणक्य ने कसम खा ली यहां पर कि जो मर्जी हो जाए, जब तेरा धड़ से अलग जो तेरा मुंड है वो धड़क से अलग नहीं हो जाता, तब तक मैं ये बाल आपके जो तूने पकड़े हैं ना, तब तक मैं बांधूंगा नहीं, अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। तब चाणक्य ने तैयार किया चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त को तैयार करके ये आया दोबारा धनानंद को पराजित करने। सिकंदर तो पहले ही फिस हो गया था, इसे ब्यास नदी ही इसके सैनिकों ने पार करने के लिए मना कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से
फिर इनकी बैटल चलती है किससे? चाणक्य से। धनानंद वर्सेस चाणक्य। चाणक्य ने तैयार किया चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त ने स्थापना करी फिर मौर्य साम्राज्य की। ये कहानी थी मौर्य साम्राज्य तक पहुंचने की। ठीक है, चंद्रगुप्त के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट आता है? चाणक्य, इनके गुरु थे चाणक्य। इसकी ही सहायता से धनानंद को मारकर इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, रहेगा याद। सिकंदर ने वो वाली नदी, ब्यास नदी पार तो नहीं की, बट सिकंदर ने चंद्रगुप्त के दरबार में एक सेलुकस निकेटर बिठा दिया था। ठीक है, अपना सेनापति, और चंद्रगुप्त ने इसे भी हरा दिया और इसकी बेटी हेलेना थी, हेलेना, हेलेना से शादी कर ली। ठीक है, और चंद्रगुप्त की मृत्यु कहां हुई थी? श्रवणबेलगोला में हुई थी, मैसूर में है, और यहां पर ही इन्होंने देह त्याग किया था। देह त्याग की कहानी पर आपको पता है? देह त्याग की कहानी है, एक जैन धर्म में प्रथा होती है संथारा। संथारा क्या कहलाती है? क्या बोला मैंने? संथारा। वही करके इन्होंने अपनी जान दी थी, संथारा। संथारा प्रथा क्या है जैन धर्म की? संथारा प्रथा ये होती है कि इसमें व्यक्ति तब तक खाना नहीं खाता है जब तक इसकी मृत्यु ना हो जाए। ठीक है, चंद्रगुप्त साउथ में जाते हैं, साउथ में जाते हैं कि मैं जैन धर्म का प्रचार प्रचार करूंगा, और इन्होंने वहां पर जैन धर्म से इतना प्रभावित हो गए कि मैंने मोह माया छोड़ दी है, और इन्होंने संथारा प्रथा करी। संथारा प्रथा आपको पता है कि जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक खाना नहीं खाएंगे। इन्होंने ये करी और इनकी जान चली गई। ये युद्ध में नहीं मरे थे। सेंड्रिकोटस भी इन्हें कहा जाता है, और इनके दरबार में सेलुकस का राजदूत बिठाया। फिर सेलुकस ने हार कर मैक्सथनीज ने ही एक बुक लिखी थी, इंडिका। ठीक है, इंडिका। नेक्स्ट, इनके पुत्र का नाम आप याद रखें, पुत्र का नाम था बिंदुसार। अब बिंदुसार, बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार है ना, इसके पीछे भी एक शानदार कहानी है। बिंदुसार क्यों पड़ा इसका नाम बिंदुसार? बिंदुसार क्या होता है कि जो चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य, चाणक्य जो थे वो क्या करते थे? चाणक्य चाहते थे कि मेरा चंद्रगुप्त जो है वो कोई भी इसे मार ना पाए। तो इसे चंद्रगुप्त ने इस प्रकार से टैकल करा था कि इसे बचपन से ही, चंद्रगुप्त को बचपन से ही थोड़ा थोड़ा खाने में जहर दिया करते थे, जहर दिया करते थे। ठीक है, कि कोई ना कोई इसका शत्रु भविष्य में इसे जहर भी देना तो इस शरीर को हैबिचुअल हो जाए शरीर, और जहर का असर ना हो। तो इस प्रकार से इन्होंने बचपन से ही चंद्रगुप्त को जहर देना स्टार्ट कर दिया था। तो एक बार क्या होता है कि एक बार शाम का खाना पति पत्नी दोनों खाते हैं, मीन्स चंद्रगुप्त और इनकी पत्नी दोनों साथ बैठकर खाते हैं। ठीक है, दोनों ने एक एक ग्राही ली, और चंद्रगुप्त को हुआ नहीं क्यों कुछ, क्योंकि चंद्रगुप्त को ही पता नहीं था कि इसे रोज को रोज जहर दिया करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पत्नी को ये वाला खाना खाने नहीं देना था। इनको पता नहीं था कि जहर दिया करते हैं। इनको कुछ हुआ नहीं, इनकी पत्नी ढेर हो गई। इनकी पत्नी के गर्भ में था आपका बिंदुसार, इनकी पत्नी के गर्भ में था, पेट में था तब बिंदुसार। इनकी पत्नी तो गई, तो चाणक्य ने क्या किया, फटाफट डॉक्टर लाए अपने राज्य के, डॉक्टर लाए और चंद्रगुप्त के पत्नी को ऑपरेशन थिएटर में ले गए, और यहां पर पेट काटा और बीच में निकला बच्चा। बच्चा क्या था? बच्चे के शरीर में बिंदु बिंदु हो चुके थे उस जहर की वजह से, पूरे शरीर में, पूरा शरीर में बिंदु ही बिंदु। ठीक है, इसी प्रकार से इस राजा का नाम पड़ता है बिंदुसार, बिंदुसार। ठीक है, रहेगा याद। कहानी आपको बता दी है तो आपको याद रखनी है ये वाली कहानी। चंद्रगुप्त के बाद बनता है बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में होते हैं तक्षशिला में दो विद्रोह। इसने अपने पुत्र को, इसका पुत्र था सुशीम, सुशीम को भेजा, विद्रोह कंट्रोल नहीं हुआ, तब इसने भेजा अपने खतरनाक खूंखार पुत्र को। कौन था? अशोक। अब बात आती है अशोक की।
ठीक है। अशोक की कहानी आती है अब। अशोक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी देखने को मिलते हैं। ये थे आपके अशोका द ग्रेट। ठीक है, अशोका द ग्रेट, इन्होंने गद्दी हासिल करी थी 269 ईसा पूर्व में, ये याद रखना है। और गद्दी हासिल करने से पहले ये अवंती के गवर्नर थे। ठीक है, इन्होंने, इनकी लाइफ चेंजिंग मूवमेंट क्या रहा, क्योंकि इन्होंने युद्ध लड़ा, वॉर ऑफ कलिंगा। वॉर ऑफ कलिंगा, वॉर ऑफ कलिंगा क्यों हुई थी? जैसे मैंने आपको बताया ना, ये सभी राज करते थे मगध में। ठीक है, यहां पर पड़ती थी ये ना, बाहर से कुछ ना कुछ सामान लिया करते थे, सामान लाया करते थे। और यहां पर पड़ती थी कलिंग, कलिंग सामान लाया करते थे। और यहां पर राजा का सामान कलिंग, यहां पर पड़ती थी कलिंग। यहां पर रास्ते में ही राजा का सामान ये लूट लिया करते थे कलिंग वाले। ठीक है, कलिंग जो थे जगह थी, यहां के लोग राजा का सामान हर बार लूट लिया करते थे। अशोक ने सोचा कि हर बार ही ये हिसाब किताब हो रहा है, तो यहां पर अशोक ने तो लड़ी थी ये कलिंग वॉर। कब लड़ी थी? 261 में, अपने शासन के 8 साल बाद। ठीक है, और कलिंग में इसने बच्चा बच्चा काट दिया था। तो जैसे ही ये शाम को युद्ध समाप्त होने के बाद ये रणभूमि गया ना, तब इसने देखा कि यहाँ पर बच्चे का धड़ है, यहाँ पर आदमी का सर है। ठीक है, तब इसे बड़ा दुख हुआ कि मैं ऐसा क्या क्यों कर रहा हूं, इन्होंने सामान ही तो रोका था, मैंने गुस्से में आकर पूरा का पूरा कलिंग ही ध्वस्त कर दिया, खून की नदियां बहा दी। तब इसे बड़ा ही दुख हुआ। तो इसने दुख को, अपने रिग्रेट को अपने अंदर ही रखा और बौद्ध धर्म अपना लिया। इस रिग्रेट से ही इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया कि मैं अब सुधरूंगा और मेरे को ये काम नहीं करना है। तो याद रखिएगा, इन्होंने अपनाया था बौद्ध धर्म। इनके जो वो थे, कौन थे, बाबा थे चंद्रगुप्त, उन्होंने जैन धर्म अपनाया था। ये आपने याद रखना है। ठीक है, अशोक ने निर्माण कराया था सांची स्तूप की। ठीक है, और अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, और 1837 में पढ़ा था। इन्होंने बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका भेजा था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और अशोक ने अपने 99 भाइयों को गद्दी के लिए मारा था, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने अपना एक ही भाई छोड़ा था क्योंकि वो वयस्क नहीं था। ठीक है, इनके बाद में बैठा था इनका पुत्र कुणाल, और इस वंश का, मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहदर्थ। इतने से फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है शुंग। ये कौन है? ये हैं आपके पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना करी थी पुष्यमित्र शुंग ने। और नेक्स्ट है आपका कन्नव वंश। कन्नव वंश की स्थापना करी थी देवभूति ने। नेक्स्ट है आपका सतवाहन वंश, इसकी स्थापना करी थी शिमुक ने। और इसका, सतवाहन का सबसे प्रतापी राजा था गौतमी पुत्र शतकर्णी। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारे इंडिया वाले तो हो गए, मगध तो समाप्त हो गया, अब यहां तक ही था। ठीक है, यहां तक ही था। अब नेक्स्ट है आपका विदेशी आक्रमण। अब स्टार्ट होते हैं विदेशी आक्रमण। ठीक है, सबसे पहला हमारे जो विदेशी आए वो थे आपके यूनानी। ठीक है, यूनानी, इंडो ग्रीक भी कहते हैं। ठीक है, भारत पर सबसे पहला आक्रमण विक्टोरिया के ग्रीकों ने किया था। ठीक है, और ये आए थे यमन से, और ये कहलाते हैं यवन। ठीक है, यवनों का प्रथम आक्रमण हुआ था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। ठीक है, यमन आए थे, यवनों, ये याद रखना है। ये है आपका डेमेट्रिस्ट प्रथम। डेमेट्रिस्ट प्रथम, ठीक है, इसने ही भारत पर प्रवेश करने का दुस्साहस किया था।
ठीक है, डेमेट्रियस प्रथम है ये वाला बंदा। ठीक है, ये वाले भाई साहब हैं डेमेट्रियस प्रथम। और यवन का सबसे प्रतापी राजा था, प्रसिद्ध राजा था मिनंडर। जब ये मिनंडर हमारे भारत में आया ना, ये भारत में आया तो भारत में इसने बोला कि ये भारतीय मेरी क्यों नहीं इज्जत करते। यहां पर लोगों ने कहा कि आप विदेशी हो। इन्होंने फिर विदेशी विदेशी तो हो, बट इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था यहां पर आकर। और क्यों अपनाया था? क्योंकि भारत के लोग मेरे को भी इज्जत दें। और बौद्ध साहित्य में ये मलिंद के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मलिंद पानो एक पुस्तक है जो कि इनके संबंधित है, मिनंडर। ठीक है, रहेगा याद। नेक्स्ट है आपका शक या सिंथियन। शक या सिंथियन, इसमें क्या हुआ था? इसमें आपने याद रखना है, 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने मालवा के शकों को परास्त किया था। और यहां पर इसी घटना में विक्रम संवत आरंभ हुई थी। ठीक है, विक्रमी संवत 57 ईसी पूर्व, ये आपको याद रखना है, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। ठीक है, रहेगा याद। नेक्स्ट है आपका रुद्रदामन प्रथम। ये काफी इंपॉर्टेंट राजा थे। इनके अभिलेख में तू विख्याक विख्याक द्वारा सुदर्शना झील के पुनर्निर्माण का उल्लेख मिलता है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार्थियन। पार्थियन सिंधियन हो गया, पार्थियन। पार्थियन थे, ये हैं आपके मैथ्रेडेटिस प्रथम। ठीक है, इनके प्रतापी राजा थे, प्रसिद्ध राजा थे गोंदो फर्निजिस। ठीक है, नेक्स्ट है आपके कुषाण वंश। कुषाण वंश का सबसे पहला राजा या संस्थापक कुजल कटफिस। ठीक है, इनके उल्टे पुल्टे नाम हैं, ये आपने याद रख लेने हैं। एक बार दो तीन बार पढ़ोगे ना आप, 2-3 बार ऐसे ही रीड करोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, प्रतापी राजा, प्रसिद्ध राजा कनिष्क। ठीक है, एक और संबत स्टार्ट हो रही है 78 ईसा पूर्व में, ईस्वी में, 78 ईस्वी में, शक संबत। ये भी आपने याद रखना है। कनिष्क सबसे प्रसिद्ध राजा था। कनिष्क के राजवैद्य थे चरक। इन्होंने चरक संहिता लिखी थी, ये भी आपने याद रखना है। चरक संहिता किसने लिखी थी? चरक ने लिखी थी। चरक कौन थे? कनिष्क के राजवैद्य थे, कनिष्क के डॉक्टर थे। नेक्स्ट आपने याद रखना है, कामसूत्र की रचना बादशाह ने करी थी, इसी काल में करी थी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है संगम युग। ठीक है, नेक्स्ट है संगम युग, या इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हो संगम एज, या फिर संगम पीरियड, या फिर एज। ठीक है, इसे 4 राज्यों में बांटा गया है। पहला है चोल, दूसरा है चेर, तीसरा है पांड्या। ठीक है, नेक्स्ट चोल वंश। चोल वंश सबसे प्राचीनतम राज्य था। ठीक है, चोल राज्य। और इसके महत्वपूर्ण या शक्तिशाली राजा थे आपके करिकल प्रारंभिक, या करिकल 1 बोल सकते हो आप। दूसरा चेर, प्रथम चेर शासक उदयन जरेल। ठीक है, उल्टे पुल्टे नाम है, ऐसे ही आपको लर्न रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं ये वाले क्वेश्चन। शेनगु टवन, इसे लाल चेर कहा जाता है। एग्जाम में आपको इस प्रकार से आ सकता है कि लाल चेर किसे कहा जाता है, तो आपने याद रखना है शेनगु टवन। और ये महानतम चेर शासक था, ये भी आपने याद रखना है। तीसरा है पांड्य। पांड्य के शासक था ऐतिहासिक शासक पलशैले मुदुकुडु डैमी। ठीक है, नेक्स्ट महानतम राजा नोडु जेलियन। नेक्स्ट गुप्त साम्राज्य, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। यहां पर क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे। ये कौन स्टाइल मार्कर बैठा है, कौन भाई साहब है ये, आपको पता चल गया? ये है आपके श्रीगुप्त। ये है आपके श्रीगुप्त, गुप्त वंश के संस्थापक हैं ये श्रीगुप्त। ठीक है,
वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है आपका? चंद्रगुप्त प्रथम कहलाता है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहलाता है चंद्रगुप्त प्रथम। दूसरा राजा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने क्या क्या करा था? चंद्रगुप्त के मरने के बाद समुद्रगुप्त बैठा था और बीए स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 5 स्टार लाओ कम से कम इसे, क्योंकि आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस प्रकार से आता है कि भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको जवाब देना है समुद्रगुप्त को जाना जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि इन्हें अश्वमेध यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। अश्व मीन्स घोड़ा। पता है आपको अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर यज्ञ हो रहा है, ठीक है, यहां पर यज्ञ हो रहा है, तो यहां पर राजा बैठा करते थे और यज्ञ में एक घोड़ा लाया जाता था। घोड़ा लाया जाता था तो घोड़े को राजा द्वारा और पंडित द्वारा इसे छोड़ा जाता था और घोड़ा यहां तक गया, वहां तक उस यज्ञ करने वाले राजा का राज माना जाता था। ठीक है, कि यहां तक ये घोड़ा गया, वहां तक उस राजा का राज था। तो ये समुद्रगुप्त करता था कि यहां तक ये घोड़ा गया, वहां तक समुद्रगुप्त का राज है। यदि ये घोड़ा किसी ने रोका तो उस राजा को समुद्रगुप्त से टक्कर लेनी होगी, उसे हराना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय तीसरा राजा था। इसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है और गुप्त वंश का एक गोल्डन एज थी, स्वर्ण युग था इसके काल में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री के नाम से भी जाना जाता है। और इसके काल में जैसे अकबर, आप देखोगे फ्यूचर की वीडियो में, अकबर ने 9 रत्न रखे थे। उसने भी चंद्रगुप्त द्वितीय से इंस्पायर होकर अपने जो दरबार में 9 रत्न रखे थे। ठीक है, अकबर ने जो 9 रत्न रखे थे, जिसमें बीरबल था, खालिद खाना खानी थे, जो भी थे, ठीक है, वो इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय से ही इंस्पायर होकर रखे थे अपने दरबार में। ठीक है, इनके नवरत्न थे कालिदास, धन्वंतरी, शरणप, अमर सिंह, शंकु, बेतालवट, गटकर, ब्रह्महीर, विरुचि। ठीक है, ये वाला लास्ट है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आपने याद रखना है। फाहियान, चाइनीज यात्री फाहियान किसके काल में भारत में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आए थे। ये कौन भाई साहब हैं? ये हैं आपके कुमार गुप्त प्रथम। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 5वां है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों ने आक्रमण करा था और सुदर्शन झील का पुनर्द्वार स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने करवाया था। यह भी आपने याद रखना है। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि जो आपका सुदर्शन झील है, इसका पुनर्द्वार किसके शासनकाल में हुआ था? तो जवाब आएगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। छठा है आपका कुमारगुप्त तृतीय। अंतिम राजा था, अंतिम महान राजा था आपका कुमारगुप्त तृतीय। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, ये दोनों ट्रिपल स्टार वाले हैं, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यदि आपको अंतिम महान शासक पूछ लिया जाए गुप्त वंश का, तो जवाब देना है कुमारगुप्त तृतीय। यदि आपको सिंपल पूछ लिया जाए कि इस वंश का अंतिम गुप्त शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त तृतीय। दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, ये भाई साहब कौन है? ये हैं आपके हर्षवर्धन। ठीक है, इन्होंने वर्धन साम्राज्य की स्थापना करी है। अब स्टार्ट हो रहा है आपका पोस्ट गुप्त पीरियड, मींस गुप्तोत्तर, गुप्त साम्राज्य के बाद का पीरियड। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के बाद आया था आपका वर्धन साम्राज्य। हर्षवर्धन ने इसकी स्थापना करी थी। ये हैं आपके हर्षवर्धन, याद रखिएगा। पिक्चर के माध्यम से आप समझोगे तो आपको इजी हो जाएगा दिमाग में पिक्चर बनाने के लिए। ठीक है, 16 वर्ष की जब इनकी एज थी, तब ये राजगद्दी में बैठ गए थे और इनके दरबार में इनके राज कवि थे, ध्यान में रखिएगा इनका नाम,
पांचों के पांचों फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है और पांचों के पांचों फैक्ट कम से कम 20 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये वाले सारे के सारे फैक्ट। ठीक है, पहला है वर्धन साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? हर्षवर्धन ने करी थी। अब हर्षवर्धन के राजकवि, क्योंकि राजकवि क्यों इंपॉर्टेंट है, वानभट्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने हर्षचरित्र की रचना करी थी। हर्षचरित्र की रचना करी थी, ये भी आपने याद रखना है। और हर्षचरित्र की रचना करी थी बाणभट्ट ने, और खुद इसने हर्षवर्धन ने नाटक लिखे थे, नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शी। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आता है बार बार एग्जाम में कि नागनंद, रत्नावली, प्रियदर्शी का नाटक की रचना किसने करी है? तो वहां पर ऑप्शन में बाणभट्ट भी होगा, तो आपको जवाब देना है हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था ह्यूएंग। ठीक है, हर्षवर्धन का यह था कि ये किसी से भी हारता नहीं था, बट दक्षिण भारत के, साउथ इंडिया के चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय से ये पहली बार हार गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट लास्ट का। नेक्स्ट वंश है पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, इसका पुत्र था धर्मपाल। धर्मपाल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। क्वेश्चन आपको आएगा, पेपर में आएगा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करी थी? तो धर्मपाल ने करी थी। इसका शक्तिशाली राजा देवपाल, इसका शक्तिशाली राजा देवपाल। नेक्स्ट है, यहां पर देख सकते हो दक्षिण भारत का उदय हो रहा है, दक्षिण भारत का उदय हो रहा है। तो यहां पर स्टार्ट होता है आपका दक्षिण भारत के मेन वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। ये कौन भाई साहब हैं? ये पल्लव वंश के सिंह विष्णु हैं। ये पल्लव वंश के सिंह विष्णु हैं, जिन्होंने पल्लव वंश का स्थापना करी थी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में आ जाए महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो याद रखेगा नरसिंह वर्मन प्रथम में। वहां पर द्वितीय लगाना है, द्वितीय ने कराया था आपका कांची का कैलाश मंदिर। दोनों में डिफरेंस है, एक ने कराया था कांची का कैलाश मंदिर, दूसरे ने कराया था महाबलीपुरम का रथ मंदिर। ठीक है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम में, कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इसका अंतिम राजा अपराजित। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट की स्थापना करी किसने करी थी? दंती दुर्ग ने करी थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलिस में भी शायद आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि कांची के कैलाश मंदिर की बात की जाए तो नरसिंह वर्मन, और यदि एलोरा के कैलाश मंदिर की बात की जाए, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में कंफ्यूजन पक्का होगी आपको पेपर में। यदि एलोरा की बात की जाए ना, तो आपने जवाब देना है कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट के अंतिम राजा कृष्ण द्वितीय। ठीक है, ये भाई साहब कौन है? चालुक्य वंश का ये है पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम। इसके ही शासक ने आपके किसको हराया था? पुलकेशिन ने। पुलकेशिन ने किसे हराया था? किसे हराया था? जो किसी से नहीं हारता था। पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? हर्षवर्धन को हराया था, रहेगा याद। ये है उसका पिता पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम था चालुक्य वंश का संस्थापक, जो कि बेतापी में है, और इसका महान प्रतापी राजा जो इसका बेटा था पुलकेशिन द्वितीय, इसने ही, ये इतना प्रतापी था, इसने हर्षवर्धन जो किसी से भी नहीं आता था, इसने हरा दिया था उसे। और इसने पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? इसका भी कोई ना कोई होगा। पल्लव वंश का संस्थापक, पल्लव वंश का राजा था एक नरसिंह वर्मन। लास्ट स्लाइड में पढ़ाया पल्लव वंश का ये वाला राजा नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन ने किसे हरा दिया था? ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था, और हरा कर बेतापी कोंडा की उपाधि अपने आप को दी थी। ठीक है, ये उपाधियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको आ सकता है कि बेतापी कोंडा उपाधि धारण करने वाला राजा का नाम बताओ, तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन। चोल वंश, नेक्स्ट है आपका चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक बिजाल्य। क्या है? बिजाल्य। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल
अभियान के दौरान पाल वंश के शासक को महिपाल को पराजित करा था और इसने भी उपाधि धारण की थी गंगाईकोंडा। गाईकोंडा, ठीक है, गंगाईकोंड चोल की उपाधि धारण करी थी। क्वेश्चन आपको दो आ सकते हैं। पहला है बितापी कोंडा। बितापी चालुक्य वंश से संबंधित है, ठीक है। बितापी मीन्स बितापी कोंड। इन्होंने बितापी को जीत लिया था, पुलाकेशिन द्वितीय को हराकर। तो आया बितापी। बितापी ये वाला है क्योंकि ये बितापी में था आपका वंश साम्राज्य, बितापी में था। बितापी कोंड मीन्स बितापी को जीत लिया है। या गंगाईकोंड, इसने बंगाल में अभियान कर कर महिपाल को हराया और बंगाल में आपकी यहां पर गंगे बहती होगी, यहां पर गंगे बहती होगी और इसने पूरा का पूरा जो गंगा रीजन था इसने जीत लिया था इस अभियान में। तो ये कहलाया आपका गंगाईकोंड, गंगा को जीतने वाला। अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय। नेक्स्ट है आपके लास्ट स्लाइड है ये। कश्मीर के कोरियाट वंश की स्थापना किसने करी थी? दुर्लभ बर्दन ने। सेन वंश की स्थापना, शेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरीशचंद्र ने। चंदेल वंश की स्थापना ननूक ने। परमार वंश की स्थापना होज ने। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट वाला। दिल्ली नगर की स्थापना किसने करी थी? क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आ सकता है कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने करी थी? तोमर राजवंश के शासक था एक अंगपाल ने दिल्ली नगर की स्थापना करी थी। अंतिम वंश है आपका चोल वंश। अंतिम वंश है आपका चोल वंश। ये पिक्चर आपने सभी ने अभी तक देख ली होगी, जरूर देख ली होगी। इसमें अक्षय कुमार जी रोल अदा कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान जी का और चंद्रबरदाई जी का रोल कर रहे थे सोनू सूद। ठीक है, पिक्चर आई थी वाली। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। ठीक है, इस वंश का अंतिम राजा था आपका, अंतिम महान राजा था पृथ्वीराज चौहान। जो अक्षय कुमार की आप पिक्चर देख सकते हो, फोटो ही देखो यहां पर, पिक्चर देखने में टाइम वेस्ट क्यों करना है, क्योंकि पेपर भी आपको तैयारी करने हैं। तो ये देख सकते हो, ये ऐसे थे हमारे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे और पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज के समय की सारी घटनाओं के बारे में इन्होंने इनके राज कवि चंद्रबरदाई जो सोनू सूद जी थे, इन्होंने इनके बारे में बताया है। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 2 पॉइंट। तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पहली लड़ाई हुई थी आपकी 1191 में, दूसरी हुई थी 1192 में। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक है, अब आपको ये अच्छे से पूरी की पूरी वीडियो रिवाइज कर लेनी है। अब ट्रिक की बात करते हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे यहां तक पहुंच चुके हैं, ट्रिक जान लो। वंश ऐसे रट्टा चलाने से अच्छा है तो ट्रिक में आप फोकस कर सकते हो। ट्रिक है हमारी हसीना माशूक सी बश में चुप वासु। एक हसीना माशूक है जो किसी के बस में है और वो बंदे दूसरे बंदे को बोल रहा है चुप वासु। ट्रिक है, ट्रिक के तौर पे ही इसे आपने लेना है। एनीथिंग एल्स कोई भी आपको समझने कुछ भी लोड नहीं है। ठीक है, हसीना, ह से हर्यंक वंश, सी से शिशुनाग, फिर न से नंदवंश, मां से मौर्य वंश, शु से शुंग वंश, फिर क से कन्नव वंश, सी से सातवाहन वंश। अब इनके संस्थापक ब से था वश, वश बिंदुसार और शिशुनाग में महापद्मानंद। चू
चंद्रगुप्त, प पुष्यमित्र शुंग, ब वासुदेव, तू चिमुक। रहेगी याद ये ट्रिक? उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको आसान लगेगा और अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको मेडिवल हिस्ट्री चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कम से कम भी 50 कमेंट आने चाहिए यस के। 50 कमेंट आने चाहिए यस के। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है, किया है आपको, तो आप किसका इंतजार कर रहे हो अभी तक? इससे भी अच्छा कंटेंट कोई प्रोवाइड कर सकता है। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बिकॉज ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट आपको यहां पर फ्यूचर में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, बेल आइकन ऑल पर कर दो, ऑल पर। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको जब वीडियो हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। आप देख सकते हो वीडियो नई नई, और आपको ऐसा ही कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए, ऐसी वीडियो पूरी की पूरी हमने क्यों प्रोवाइड की है आपको? क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं ना, जब हमने तैयारी तो कर ली होती है, बट हमें तैयारी करने के वक्त ये पता नहीं चलता कि हम रिवाइज कर सकते करें और कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट हैं जो हमें रिवाइज करने चाहिए। वही फैक्ट हैं इसमें, आपने देखा होगा, बुक्स हैं, पूरा का पूरा फैक्ट है, वही है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक, यहां तक पहुंचने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिएगा। वीडियो को कम से कम सभी को अपने अपनी रेंज के 50 से 100 बंदों तक पहुंचाना है एक ने। ठीक है, अगर हमारा मोटिवेशन लेवल हाई रहेगा तो आपको इसी प्रकार का कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।